सीजन 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चांगशा थंडर का सामना कर रहा था और तभी हमें उसके ओरिजिन के बारे में बताया जाता है। वो कहता है कि ब्लू स्टार मेरा घर था, मैं पृथ्वीवासी था, मगर अब मैं मेरे घर वापस नहीं जा सकता। अब मैं पृथ्वी से यहाँ कैसे आ गया, इसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ दाओ ऑफ हेवन है। उन्होंने कुछ लोगों को गॉड बनने के लिए सिलेक्ट किया था, जिसमें तीनों से की सिलेक्टेड डिसाइपल्स के नाम थे, और इधर मैं इंसानों के लिए एक बेहतर दुनिया की तलाश कर रहा था। मैंने क्लस्टर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके कई सारे प्लांट्स पे रिसर्च किया और फिर एक दिन मुझे मेरा जवाब मिल गया। मेरे 6 सालों की मेहनत के बाद मुझे एक दुनिया मिल गई जिस पे दाओ लिखा था। बस दाओ लफ्ज तलाश करने के लिए मुझे 6 साल का वक्त लग गया, जिस वजह से मैं बहुत भड़क गया था। और तभी कुछ मैजिकल हुआ। मेरे कंप्यूटर के अंदर एक पोर्टल ओपन होके वो मुझे इस दुनिया में ले आया और इस तरह से मैं मेरी दुनिया से अलग होके इस दुनिया में आ पहुंचा। मुझे इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए और डीमंस के साथ फ्यूचर में जो जंग होगी उसे रोकने के लिए सिलेक्ट किया गया था। अब मुझे इस दुनिया में आके 129 साल बीत चुके हैं। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि जो भी बंदा दाओ ऑफ हेवन ने सिलेक्ट किया है वो बाद में एक इमॉर्टल बन जाता है, लेकिन हजारों सालों के बाद जब उसकी मौत होती है तब वो अपना फ्रीडम खो देता है। वो खुद के एग्जिस्टेंस को भूल के दाओ ऑफ हेवन के हाथ के कठपुतली बन जाता है। मैंने कई सालों से कैटास्ट्रोफीज से बचने की कोशिश की ताकि पहला मैं मेरे मास्टर को इमॉर्टल बना पाऊं। अब वो एक इमॉर्टल बन चुके हैं तो मैं भी कैटास्ट्रोफीज करूंगा। और तभी हम देखते हैं कि 2 लोग जाई दाओइज्म सेक्ट में प्रीचिंग अटेंड करने जा रहे थे। उसमें हंगजी नाम की लड़की थी, उसके मास्टर युआनजी उसे अपने साथ लेकर आए थे। तो उसे पूछती कि हाँ जी बताओ मुझे तुम्हें कैसा लग रहा है। तो कहती मास्टर वहाँ पे कई सारे डिसाइपल्स हैं और साथ ही ह्यूमंस और डीमंस भी एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो ये सोचकर ही मुझे मजा आ रहा है। दरअसल ये दोनों भी गोल्डन टर्टल आइलैंड से बिलोंग करते थे। हंगजी कह रही थी मास्टर आप मुझे सी कॉन्फ्रेंस देखने भी ले जा सकते थे, जिस पर युआनजी कहते बच्ची ड्रैगन्स हमेशा ही घमंडी और बदतमीज रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले गया। मैं नहीं चाहता कि तुम उल्टी सीधी बातें सीखो। तुम बहुत ही टैलेंटेड हो और मेरे हिसाब से तुम जल्द ही कैटास्ट्रोफीज करके एक इमॉर्टल बन जाओगी। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर हंगजी डर जाती है। वो कहती मास्टर प्लीज प्लीज मेरी तारीफ मत कीजिए। पिछली बार आपने डिसाइपल की तारीफ की थी और वो बेचारा कैटास्ट्रोफी में जलकर कोयला हो गया। और ये सुनकर युआनजी शॉक थे। फिर वो हंसते हुए कहते हैं कि अच्छा बाबा ठीक है, मैं नहीं करूंगा तुम्हारी तारीफ। और तभी लोग देखते हैं कि कोई डिसाइपल कैटास्ट्रोफी फेस करने वाला है। तो मास्टर हंगजी से कहते हैं कि चलो हम वो कैटास्ट्रोफी देखेंगे, इससे तुम्हें खुद ही पता चलेगा कि मोर्टालिटी कैसे हासिल हो सकती है। इधर चांगशाई हेवन को देख रहा था। उसे दाओ ऑफ हेवन का रेसिडेंस दिखाई देता है तो उसे लग रहा था कि उसने थंडर टेस्ट पास कर ली। और इधर हंगजी अपने मास्टर से कह रही थी कि हमें देर हो गई, इस बंदे की तो टेस्ट खत्म हो चुकी है। अब चांगशाई हेवन के गेट की तरफ जा रहा था। हंगजी कह रही थी कि जैसे ही ये बंदा उस गेट को पार कर लेगा वो एक इमॉर्टल बन जाएगा। तो उसकी मास्टर कहते हैं हाँ मेरे ख्याल से ये बंदा बहुत टैलेंटेड है और वो कुछ ही पलों में इमॉर्टल बन जाएगा। तो हंगजी कहती है मास्टर प्लीज तारीफ ना करो, आपकी तारीफ की वजह से लोग भुनकर कोयला बन जाते हैं। इधर चांगशाई हेवन से आने वाली रोशनी में इमॉर्टल बनने का इंतजार कर रहा था। वो खुद से कह रहा था अरे वाह फाइनली मैं भी इमॉर्टल पाथ पर चलूंगा। और तभी वो एक जगह पर रुक जाता है। वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। ये देखकर हंगजी और युआनजी भी शॉक थे। दरअसल चांगशाई की बस कमर के ऊपर की ही बॉडी इमॉर्टल बन गई थी। वो सोचने लगता है कि ऐसा क्यों हो गया, अब मैं क्या करूं। वो बहुत इरिटेट हो गया था। वो कह रहा था यार मैं आधी बॉडी वाला इमॉर्टल बन के क्या ही उखाड़ लूंगा, मेरी आधी बॉडी तो मर जाएगी और फिर बची हुई इमॉर्टल बॉडी का मैं क्या अचार डालूंगा। और तभी हेवन से आने वाली रोशनी गायब हो जाती है। चांगशाई को लग रहा था कि शायद दाओ ऑफ हेवन ने उसकी स्ट्रेंथ को सही से चेक नहीं किया। वो इसी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आता है कि उसकी कमर पर फायर वर्चू जेट बंधा हुआ था। वो कहता है कि शायद इसी जेट ने दाओ ऑफ हेवन को ब्लॉक किया था। और अब चांगशाई हमें उस जेट के बारे में बताता है। दरअसल फायर वर्चू जेट की मदद से कल्टिवेटर अपना ओरिजिन और कल्टिवेशन लेवल को हाइड कर सकता है। और यही वजह थी कि इतने सालों से कोई भी चांगशाई की रियल कल्टिवेशन लेवल कभी गेस नहीं कर पाया। और अब वो उस पेंडेंट को फेंक देता है और तभी आसमान से दाओइज्म के एंसेस्टर्स बाहर आने लगते हैं। चांगशाई उनके सामने नील करते हुए कह रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है कि मैंने कई सारे हथकंडे अपनाकर कैटास्ट्रोफीज को रोकना चाहा, लेकिन मेरे यकीन कीजिए मेरे इरादे गलत नहीं थे। और अब प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, मुझे सेकंड कैटास्ट्रोफी फेस करने के लिए लोकेशन चेंज करने की परमिशन चाहिए ताकि मैं अच्छे से कैटास्ट्रोफीज को फेस कर पाऊं। मगर दाओ ऑफ हेवन उसकी एक नहीं सुनते, उस पर थंडर से हमला कर रहे थे। तो चांगशाई अपना एस्केप टैलिस्मैन जानता था कि दाओ ऑफ हेवन उस पर बहुत भड़क गए हैं। इधर मास्टर युआनजी कह रहे थे कि ये तो 9 हेवंस की डिवाइन डीमन कैटास्ट्रोफी है, इससे बचना लगभग इम्पॉसिबल है। उनका मानना था कि शायद ये बंदा मारा जाएगा, मगर हंगजी को उम्मीद थी कि ये सर्वाइव कर पाएगा। इधर चांगशाई अपने स्पिरिचुअल ब्रश का यूज करके कुछ स्पेल लिखने
लगता है। साथ ही उसने अपने कई सारे क्लोन्स बना लिए थे। इतना ही नहीं, उसने इमॉर्टल वोंग जीचन ने दिए हुए 3 एलिमेंट्स फायर को भी मास्टर कर लिया था। अब उसने लिखे स्पेल एक शील्ड जैसा काम करने वाले थे। तो चैंगशाई के क्लोन्स चारों ओर से वो स्पेल लेकर एक एरी बना देते हैं। इधर यूएनजी समझ गए थे कि ये कैटास्ट्रोफी बहुत अलग है। नॉर्मली कैटास्ट्रोफी में ऐसा नहीं होता, हमेशा हेवन आता है और लोगों पर बिजलियां गिरा के चला जाता है। और तभी ठंड और चैंगशाई पे बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है, जिसमें चैंगशाई बुरी तरह से घायल हो गया था। थंडर ने उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इधर चैंगशाई को रियलाइज होता है कि वो तो अभी भी जिंदा है। हम जी कह रहे थे, अरे वाह मास्टर, इस बार तो आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल फेल नहीं गया। देखो वो बंदा तो अभी भी जिंदा है। और अब दोबारा से हेवन से रोशनी आने लगती है। अब यूएनजी कह रहे थे कि वो बंदा जल्द ही इमॉर्टल पाथ पर चला जाएगा। हमने तो अभी तक ठीक से उसे देखा भी नहीं, चलो मुझसे दोस्ती करेंगे। और तभी चैंगशाई दिखता है कि दाव ऑफ हेवन उसे घूर रहे थे। वो कहता है बाप रे, अब मैंने क्या गड़बड़ कर दी। जिसके बाद वो दोबारा से चैंगशाई पे लाइटनिंग से हमला कर देते हैं। हंजी कह रही थी कि मेरे ख्याल से दाव ऑफ हेवन ने इस बंदे को पनिश किया है। इधर चैंगशाई की उस अटैक से हालत खराब हो गई थी। वो रोते हुए कह रहा था कि दाव ऑफ हेवन आप में बिल्कुल भी लिहाज नहीं है, ऐसा कौन करता है यार। जिसके बाद हम देखते कि चैंगशाई के पास 3 ताओ लोटस आ चुके हैं। ये तीनों लोटस 3 चीजों को दर्शाते हैं, जो कि है एसेंस, एनर्जी और स्पिरिट। हांची कह रही थी कि जितनी ज्यादा पंखुड़ियां इन फूलों में होगी, उतना ही इस बंदे का दाव फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। इधर चैंगशाई भी ध्यान लगाने बैठ गया था। वो सोचता है कि कैटास्ट्रोफी के बाद मेरे दाव फ्लावर की पंखुड़ियां बहुत बढ़ गई है। पहले मेरे पास 27 थी और अब 81 है, मगर उस लास्ट पनिशमेंट की वजह से मेरा दाव फ्लावर डैमेज हो गया। अब मुझे जल्दी से कोई शांत जगह देखकर खुद को हील कर लेना चाहिए। और तभी युआन उससे कहता है कि अरे जरा आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम दोनों गोल्डन टर्टल आइलैंड से बिलोंग करते हैं। हम लोग साइड टाओइज्म को फॉलो करते हैं। चैंगशाई से काफी दूरी पर था, मगर एक कल्टीवेटर से ना बहुत दूर से भी बात कर सकते हैं। तो चैंगशाई की सारी बातें सुन रहा था। वो दोनों भी चैंगशाई को मुबारकबाद दे रहे थे, क्योंकि उसने कैटास्ट्रोफी पास कर ली थी। इधर चैंगशाई उनके नाम सुनते ही थोड़ा डर गया था। उसने हंगजी के बारे में पहले ही कुछ बातें सुन रखी थी। दरअसल हंगजी एक इमॉर्टल थी, मगर दाओ ने बनाई हुई लिस्ट में उसका भी नाम था। जब हंगजी पर कैटास्ट्रोफी ने डिवाइन मैन से अटैक कर दिया, तब उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उसकी सोल गॉड्स बनने वाले लोगों में शामिल हो गई। वो कहता है कि शायद ये बंदी दोबारा से कैटास्ट्रोफी फेस करने का सोच रही है। ना बाबा, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। इधर हंगजी और उसके मास्टर बड़ी खुशी से चैंगशाई से मिलने आ रहे थे, लेकिन चैंगशाई तो वहां से भागने लगता है। अब मास्टर उसे कहने लगते कि लड़के, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारी कल्टीवेशन आगे सही चलती रहे और एक दिन तुम हमारी जाई दाओइज्म सेक्ट को ज्वाइन करो। मगर हंगजी अपने मास्टर को ये सब बोलने से रोक रही थी। इधर चैंगशाई बड़ी ही तेजी से भाग रहा था और तभी वो बेचारा दूसरी मुसीबत में फंस जाता है। वह उसे बड़ी सी मछली ने निगल लिया था। ये देखकर यूएनजी कहता है, अरे ये क्या हो गया, मैंने तो इस बंदे का चेहरा भी ढंग से नहीं देखा था। हंगजी कहती, प्लीज मास्टर उसे बख्श दो, आप जिसकी भी तारीफ या सक्सेसफुल होने की ब्लेसिंग्स देते हो वो बेचारे मारे जाते हैं। और अब हम दाओ ऑफ हेवन को देखते हैं। वो कह रहे थे कि इमॉर्टल पाथ इतनी आसान नहीं होती और हमारा ग्रेट दाओ सदियों से इसी बात पर चलता रहा है। आज तुम जो भी करोगे उसी पर तुम्हारा आने वाला कल निर्भर होगा। इधर चैंगशाई अब उस मछली के पेट में ही कल्टीवेशन करने बैठ गया था। वो कहता है कि जब तक मेरा टाओ फ्लावर फिर से रिस्टोर नहीं होता, तब तक मैं एक जगह से हिल नहीं सकता। और मेरे लिए इस मछली के पेट से ज्यादा अच्छी जगह कौन सी हो सकती है। यहाँ पर मैं आराम से अपने फ्लावर को रिस्टोर कर पाऊंगा। मगर अपने हीरो का तो नसीब भी थोड़ा खराब है। वो जिस फिश के पेट में था उसी पर कुछ मछुआरे हमला कर देते हैं। अब वो फिश तो खत्म हो गई थी, तो वो लोग शोर मचाते हुए उस फिश का पेट काट देते हैं। अब उनकी हवाएं से हीट होकर चैंगशाई उस फिश के पेट से बाहर निकल आता है। वो जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगता है कि यार मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। और अब वो देखता है कि सभी लोग उसे घूर रहे हैं, साथ ही उसके डाउन लोटस भी उसके आसपास फ्लोट कर रहे थे। दरअसल चैंगशाई चलांग विलेज आ गया था और वहाँ के लोग उसके डाउन लोटस और उसकी बॉडी देखकर उसे सी गॉड समझ रहे थे। वो कह रहे थे कि अरे आप तो मछली के पेट से पैदा हुए हो, इसका मतलब आप एक सी गॉड हो। अब वो सभी लोग चांगशा के सामने नील करते हुए सी गॉड बोलने लगते हैं। और अब उस विलेज का लीडर अपने लोगों को बता रहा था कि जल्दी से जाकर हमारे सी गॉड की मूर्ति बनाओ, हम वहीं पर उनकी इबादत किया करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम एंशिएंट बेन जिंग को देखते हैं। वो कह रही थी पता नहीं सी गॉड अचानक से कैसे पैदा हो गया, ये तो मेरा मार्केट डाउन कर देगा। जिस पर वांग कहता है आप फिक्र नहीं करो, जियोंग विलेज में जो कुछ भी हो रहा है उसे मैं हैंडल कर लूंगा। इधर हम चांगशा के पेपरमैन को देखते हैं। वो चुपके से जाकर विलेज में क्या चल रहा है उसका मुआयना कर रहा था। दरअसल ये रिमोट विलेज था और यहाँ के सभी लोग मछुआरे थे। इसी पर इनका गुजारा चलता था। लेकिन इन लोगों की फिजिक काफी अच्छी थी, मानो उन्होंने कोई बॉडी बिल्डिंग का पोशन कंज्यूम किया हो। साथ ही लोगों को कल्टीवेशन के बारे में जरा कुछ पता नहीं था। और अब चांगशा देखता है कि उन लोगों ने उसकी बहुत बड़ी मूर्ति बना दी है। वो सभी लोग चांगशे की इबादत कर रहे थे और ये सब देखकर तो चांगशे बहुत परेशान हो जाता है। मगर तभी वो सोचता है कि मैं कोई सी गॉड नहीं, जब भी इन लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी तब मैं इनके लिए कुछ नहीं करूंगा। और फिर ये लोग अपने आप मान जाएंगे कि मैं कोई गॉड नहीं बल्कि फ्रॉड हूँ। और फिर ये
ये लोग मेरे स्टैचू को भी खुद ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। बस तब तक मुझे मेरे टाउ लोटस को रिपेयर करना होगा, जिसके बाद मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अब वो कल्टिवेट कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर शाओलिंग आ जाती है। वो चांगशा की मासूम शक्ल देखकर बोल रही थी कि अरे वाह, ये गॉड कितने इम्प्रेसिव है। जिसके बाद वो चांगशा को खुश करने के लिए वहाँ पर ढेर सारी खाने पीने की चीजें रख देती है। कुछ दिनों तक कल्टीवेशन करके चांगशा ने अपने लोटस फ्लावर को रिपेयर कर दिया था। इन लोटस फ्लावर की मदद से वो अपनी कल्टीवेशन सबसे हाइड कर सकता था, यानी वो इमॉर्टल बन गया। ये किसी को पता नहीं चलेगा। अब बस उसे बिना कोई मुसीबत में फंसे इस गांव से भागना था। और तभी देखता है कि अचानक से मौसम बदल गया है। चांगशा को स्ट्रॉन्ग डिमोनिक ऑरा फील हो रही थी। गांव के सभी लोग देखते हैं कि समंदर से एक बहुत बड़ा डीमन बाहर आ रहा है। तो ये लोग उस डीमन पर पत्थर मारने लगते हैं, मगर उस डीमन पर इसका कोई असर नहीं होता, जिस वजह से ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। पूरे विलेज में अफरा तफरी मच गई थी। तो विलेज चीफ कहते हैं कि ये डीमन हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे विलेज में एक सी गॉड है। सी गॉड हमारी मदद जरूर करेंगे। और उनकी बातें सुनकर चांगशा अपना सिर पीट रहा था, मगर तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी कैरेज पहुंच जाती है। उस पर 2 स्टैचू लगे हुए थे जिन्हें ट्विन सेजेस ऑफ जी फंग कहा जाता था। विलेज के लोग समझ गए थे कि सभी लोग इमॉर्टल्स हैं। अब वांग अपनी कैरेज लेकर उस विलेज में उतर जाता है। इधर विलेजर्स काफी कंफ्यूज थे। उन्हें पता नहीं था कि ट्विन सेजेस ज्यादा पावरफुल है या फिर उनकी सी गॉड। तो वांग उन्हें बताता है कि देखो, हमारे जी फंग टाइटन के 2 ग्रैंड मास्टर्स हैं। इनका नाम है जिन और हमारे दूसरे मास्टर हैं चुची सेई। वांग कह रहा था कि तुम लोग की किस्मत बहुत अच्छी है, बिकॉज़ तुम हमारे जी फंग टाइटन से मुलाकात हो गई। दरअसल हमारे ट्विन सेजेस ने इस एरिया में आने वाली मुसीबत को पहले से ही भांप लिया था और उन्होंने ही हमें यहाँ पर भेजा ताकि हम आप लोगों को उस खतरनाक डीमन से बचा पाए। इधर चांगशा भी उसकी सारी बातें सुन रहा था। वो कहता है, ये जीफंग सेजेस है कौन? मैंने तो बस हमारे 3 टावर सेजेस और एक गॉडेस के बारे में सुना है। इनके अलावा बस एक और बंदा है जो हमारे टावर से सेंसर है। और ये बंदा जिन 2 ट्विंस के बारे में बात कर रहा है, वो तो रजिस्टर्ड डिसेबल है और उन दोनों को बंजर पड़ा हुआ चीनी कोई कॉन्टिनेंट सौंप दिया। उन्हें वेस्ट में जाकर लोगों को कल्टीवेशन सिखाकर उन्हें मॉडल बनाने का काम दिया था। मगर इन दोनों ने तो अपना एक और जीफंग टाइजम स्टार्ट कर दिया। अब टाइजम के तीनों सीजेस काफी फल फूल गए हैं, मगर जीफंग टाइजम अभी भी कमजोर है, क्योंकि यहाँ पर काफी बंजर इलाके हैं और इसी वजह से ये लोग लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बना रहे हैं। साथ ही इन्होंने टैलेंटेड डिसाइपल्स को भी रिक्रूट किया है। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि दोनों सीजेस को शिनोई कॉन्टिनेंट में रहते हैं, तो फिर उन्होंने अपने लोग इतनी दूर इलाके में क्यों भेजे? और वो टीमन भी अभी यहाँ आया था और ये लोग भी उसके पीछे यहाँ पर पहुँच गए। जरूर दाल में कुछ काला है। इन लोगों का इतना परफेक्ट टाइमिंग कैसे हो सकता है? इधर वांग पूजा पाठ करने का नाटक करने लगता है और तभी वहाँ की डेमोनिक ऑरा गायब होकर सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अब वांग इन लोगों से कहता है कि शायद तुम्हारा सी गॉड ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसीलिए हमने उस डीमन को यहाँ से भगा दिया। तो शाओलिंग कह रही थी कि सी गॉड ने हमें उसकी डिवाइन पावर शो की थी और ये सुनकर डीमन दोबारा से वापस आ जाता है, जिसके बाद वो विलेजेस पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो जीफोंग के लोग बोल रहे थे कि हमारे सेजेस की पूजा करो और वो तुम्हें इस फिश डीमन से प्रोटेक्ट करेंगे। तो कुछ विलेजर्स उन सेजेस के स्टैचू के आगे मदद की गुहार लगा रहे थे। इधर चांगशा कहता है कि इस फिश डीमन ने तो आतंक फैला रखा है, मगर इस डीमन की कल्टिव लेवल तो इन लोगों से ज्यादा हाई है और ये लोगों को मार भी नहीं रहा, बस उन्हें डरा रहा है। तो अब उस डीमन के बारे में ज्यादा जानकारी निकालने के लिए चांगशा अपने ऑर्ब का यूज करता है। इस ऑर्ब की मदद से वो डीमन की मेमोरीज को एक्सरसाइज कर सकता था। वो देखता है कि वांग खुद ही उस डीमन से मिलने गया था। उसी ने उसे उस डीमन को जियोंग विलेज पर हमला करने के लिए बोला था और अगर वो ऐसा करता है तो उसे ढेर सारे इंसानों का मांस देने वाला था। वांग उस डीमन से कह रहा था कि तुम्हें बस लोगों को डराना है और जब मैं वहां आऊंगा तब तुम मुझसे डरोगे। अब चांगशा को इन लोगों का प्लान समझ आ गया था। ये लोग खुद ही अटैक करते हैं और फिर खुद ही उस डीमन को रोकते हैं, जिससे यहाँ के विलेजर्स उन पर यकीन करेंगे और फिर वो लोग इनका जीफंग टाइटन भी ज्वाइन करेंगे। इस गांव के लोग तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, तो उन्हें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। इधर सी डीमन का आतंक देखकर चिप शाओलिंग से कह रहे थे कि सी गॉड किसी काम का नहीं है, हमने ट्विन सेजेस की मदद तुम्हें चाहिए। मगर शाओलिंग कह रही थी कि नहीं, मैं तो सी गॉड को बिलीव करती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। इधर सभी गांव के लोग उस वांग से मदद मांग रहे थे कि प्लीज हमें इस डीमन से बचा लीजिए। तो वांग अपने सेजेस से कहता है कि मुझे इस डीमन के साथ फाइट करने की ताकत दीजिए और अब वो पावर गेन करने का नाटक करते हुए उस डीमन पर हमला कर देता है। चांगशा वहाँ की तबाही देख रहा था, वो चाहता था कि उन लोगों की मदद करे, मगर वो इन चक्कर में फंसना नहीं चाहता था। अब उसे शाओलिंग की याद आ रही थी क्योंकि वो चांगशा पर बहुत ट्रस्ट करती थी। और इधर शाओलिंग को डीमन फिश निगलने ही वाली थी कि तभी चांगशा का पेपर मैन आकर उसे बचा लेता है। वो उस डीमन के साथ फाइट कर रहा था, जिसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है और उसमें से कई सारे पेपर मैन बाहर आ जाते हैं। वो पेपर मैन म्यूट पॉइजन का यूज कर रहे थे। उन्होंने वो सारा पॉइजन उस डीमन के मुंह में डाल दिया था, जिससे उसे बहुत तकलीफ होने लगती है, मगर अफसोस वो चिल्ला भी नहीं सकता था। जिसके बाद वो पेपर मैन उस पर एक और ड्रग इंजेक्ट करते हैं, जिससे वो डीमन बेहोश हो जाता है और फिर एक एरे क्रिएट करके उस डीमन को उसमें ट्रैप किया जाता है। और अब चांगशा 3 एलिमेंट फायर का यूज करके उस फिश डीमन को जलाकर खत्म कर देता है। साथ ही इन पेपर मैन ने उसकी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि वो दोबारा से जन्म न ले पाए। इधर जोंग विलेज के लोग वांग का जीफंग टाइटन ज्वाइन करना चाहते थे, तो वांग तुरंत ही उन्हें एक्सेप्ट कर लेता
लेता है, मगर शवलिंग कहती कि मैं तुम्हारा सेक्स ज्वाइन नहीं करूंगी, मैं मेरे सी गॉड पर भरोसा करती हूँ और तुम लोग धोखेबाज हो। उस डीमन का तुम लोगों के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। उसकी बातों से वो तो बहुत गुस्सा रहा था। तो शवलिंग का भाई कहता है कि मेरी सिस्टर बहुत भोली है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। जिस पर वोंग कहता है कि हम इसे हमारे सचिस के पास ले जाएंगे, वो इस लड़की को सही रास्ते पर लेकर आएंगे। मगर वोंग तो शवलिंग डीमन को माँ के पास भेजने वाला था ताकि वो डीमन से खाकर अपना डिनर कर ले। और ये बात चांगशा भी समझ गया था। अब ये लोग शवलिंग को जबरदस्ती कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। तो चांगशा अपने पेपरमैन के जरिए एक मैजिक परफॉर्म करके उसमें अपनी पावर्स डाल देता है, जिससे शवलिंग बहुत पावरफुल बन चुकी थी और अब वो इन लोगों की पिटाई करना शुरू कर देती है। वोंग ये देखकर काफी हैरान था। इधर शवलिंग उसके सभी बंधुओं की तगड़ी धुनाई कर रही थी। वोंग समझ गया था कि शायद इसे शी गॉड मदद कर रहा है और अब शवलिंग का एक खतरनाक रूप देखकर वो सभी लोग भाग जाते हैं। अब विलेजर शवलिंग को पूछ रहा था कि तुम्हें इतनी पावर्स कहाँ से आ गई? तो कहते कि ये सब हमारे सी गॉड का करिश्मा था और इधर इनका सी गॉड दुम दबाकर भाग रहा था। लेकिन वो अचानक से ब्रेक मारता है क्योंकि इसे याद आ गया था कि उसका स्टैचू तो भी उसी विलेज में है। अगर ट्विन सेजेस ने वो स्टैचू देखकर मुझे पहचान लिया तो वो मुझे वांटेड लिस्ट में डाल देंगे। अरे बाप रे, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। अब वो तुरंत यूटर्न मारकर गांव की तरफ जाने लगता है। इधर गांव के सभी लोग उसके स्टैचू की इबादत कर रहे थे, मगर तभी वो स्टैचू अपने आप गिर जाता है और इसका सबसे ज्यादा दुख तो शवलिंग को हुआ था। और अब इन लोगों के सामने ढेर सारा ट्रेजर आके गिर जाता है। उसमें एक लेटर भी था जिसमें चांगशा ने बता दिया था कि मैं कोई सी गॉड नहीं हूँ, तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ट्रेजर तुम्हारे लिए रख दिया है। साथ ही इसमें हीरे फाइनेंस का मैनुअल भी है। इसकी मदद से तुम लोग भी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दो, इससे तुम लोग भी पावरफुल बन जाओगे और फिर इसके बाद तुम्हें किसी गॉड की जरूरत नहीं होगी, तुम खुद की हिफाजत कर पाओगे। जिसके बाद वो शवलिंग को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। शवलिंग उससे बहुत इम्प्रेस हो गई थी। वो कहती कि भले ही तुम सी गॉड नहीं हो मगर तुम हीरो हो और मैं भी तुम्हारे जैसे बनना चाहती हूँ। इधर चांगशा बड़ी तेजी से वहाँ से भाग रहा था क्योंकि जब तक वो इस रीजन में रहेगा तब तक ट्विन सीरीज उसके हमला कर सकते हैं। जिसके बाद वो एक परिंदे पर सवार होकर डॉसन रीजन में पहुंच जाता है और कहता है बाप रे, बाहर की दुनिया तो बहुत खतरनाक है, घर वापस आकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और अब मैं मेरा प्यारा सा शॉकिंग पीच छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना।